जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग टॉपिक जो है वो कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और हमने इसमें दो पार्ट कर लिया है। कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू द पॉइंट चार्ज कर लिया है और ड्यू टू द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस कर लिया है। ये हेडिंग जो हम लोग करने चल रहे हैं यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये जो करने चल रहे हैं ड्यू टू अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़ा सा टॉपिक लेंदी था और इसीलिए हमने इसको अलग लेक्चर में करना चाहा। तो अपने पास एक ट्रेडिशनल कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम है। सपोज कर लेते हैं ये अपने पास ट्रेडिशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये जो ओरिजिन है वो बोल रहे हैं, इसको एक्स एक्सिस बोल रहे हैं और इसको वाई एक्सिस बोल रहे हैं। और ऐसा मानकर चल रहे हैं कि अपने पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो करना है, इसके लिए लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल चार्जेज एलिमेंट हैं अपने पास। ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट हैं अपने पास, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट हैं अपने पास और बहुत लार्ज नंबर ऑफ चार्ज एलिमेंट हैं अपने पास, ऐसे बहुत ज़्यादा हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि मतलब अनकाउंटेबल हैं, नॉन इन्फिनिटी हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा हैं ऐसे। तो बहुत ज़्यादा अपने पास क्या है, स्मॉल चार्ज एलिमेंट हैं। तो हमने क्या देखा कि ये जो स्मॉल एलिमेंट चार्ज एलिमेंट हमने लिया है, कंसिडर किया है, इस पर जो चार्ज है वो डी क्यू है। अगर हम सारे स्मॉल एलिमेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, स्मॉल सबको अगर देखें तो उसका नेट चार्ज तो क्यू होगा, लेकिन छोटे से एलिमेंट का जो चार्ज हम ले रहे हैं वो कितना है, डी क्यू है, जो कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, वो आर डैश की डिस्टेंस पर है। कितने पर है, वो आर डैश की डिस्टेंस पर है और वेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। और जो जिस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस चार्ज, उस पॉइंट को हम बोल रहे हैं कि वो पॉइंट हमारा पी है और ओरिजिन से उसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन है वेक्टर आर। और अगर मैं कहूँ कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है पी पॉइंट पर, उस वहाँ पर पोजीशन वेक्टर देखें तो ये पोजीशन वेक्टर को हम बोल रहे हैं कि ये कितना है, कैपिटल आर है। कितना है, ये कैपिटल आर है, जो वेक्टर ही होगा। तो अगर आप इस कैपिटल आर के पोजीशन वेक्टर को कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, या आप यहीं पर देखो कि ये वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर इसका है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना है तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r पे आना है, या आप देखो तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। आपको r कैलकुलेट करना है तो o से आप कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे, dq पर आएंगे, यानी कि r डैश वेक्टर लेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, r वेक्टर लेंगे। r वेक्टर देखो, हमें r इक्वल टू कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ से r डैश वेक्टर जाएंगे और फिर r जाएंगे और कैपिटल R हमको कैलकुलेट करना है तो ये कितना हो जाएगा, वेक्टर r माइनस r डैश वेक्टर हो जाएगा। इस तरीके से हमको क्या मिल गया, पोजीशन वेक्टर मिल गया। इस एलिमेंट से इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट P तक के बीच का पोजीशन वेक्टर हमको मिल गया है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डी क्यू चार्ज जो है वो एक ऐसा स्मॉल नंबर ऑफ चार्ज है जो बहुत बड़े एक सिस्टम ऑफ चार्ज का हमने कंसीडर कर रखा है। तो यहाँ तक हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक बात बताना कि अगर हमें इस लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम का छोटा सा पार्ट ही मैंने माना है कि ये छोटा सा पार्ट ही है डी क्यू, जिस पर पूरा चार्ज क्यू है और इस एक छोटे स्मॉल एलिमेंट पर जो चार्ज है वो डी क्यू है, तो इसकी वजह से पी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डी क्यू की वजह से कितना बनेगा, वो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा डी ई और 1/4πε0 और डी क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू अपान और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेक्टर आर का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर देखें तो वेक्टर आर को अगर आप देखें तो कैसे निकालेंगे, आर का स्क्वायर और फिर वेक्टर आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। और अगर दोनों साइड में वेक्टर आर मॉड इसका स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ड्यू टू द डी क्यू चार्ज 1/4πε0 कितना आ जाएगा, डी क्यू अपान
यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगाते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड केवल लिख रहे हैं तो केवल हम डी यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे, डी ई 1/4πε0 और डी क्यू अपान आर स्क्वायर लिखेंगे, केवल इतना लिखेंगे मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन के साथ में इतना पूरा लिखेंगे और मैग्नीट्यूड केवल इतना लिखेंगे। तो अब अगर आर की यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू अगर हम रखें या आर की सारी वैल्यू रखें तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या हम ऐसा कहें कि ये छोटे एलिमेंट की वजह से पी पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए हैं, लेकिन ये जिस सिस्टम का पार्ट है ये डी क्यू एलिमेंट, अगर उस टोटल सिस्टम की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कैलकुलेट करें तो कितना होगा, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट करें, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज फाउंड बाई इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन से करेंगे, और इंटीग्रेशन से करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन का, तो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। और ई इज इक्वल टू फिर कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और डी ई की वैल्यू 1/4πε0 है और डी क्यू अपान आर स्क्वायर है। और आप देख रहे हैं कि 1/4πε0 कांस्टेंट है इंटू 1/r स्क्वायर कांस्टेंट है। क्या बच रहा है, या आप ऐसे लिखो, इसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, डी क्यू अपान आर स्क्वायर लिखो। तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मैग्नीट्यूड है केवल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। आप यहाँ पर क्या देखें कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पी पॉइंट पर है। अब अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखूँ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पर जो कैलकुलेट की है इसका मैं वेक्टर फॉर्म लिखूँ, इन वेक्टर फॉर्म लिखूँ। और कैसे वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ ये भी याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस, याद रखना ये कंटिन्यूअस चार्ज के लिए, किसके लिए, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यहाँ पर चार्ज जो सिस्टम पर माना गया है वो कंटिन्यूअस माना गया है। तो अब क्या करोगे आप, इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, 1/4πε0 और इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन, और आर की जगह पर आपने कैलकुलेट कर रखा है वेक्टर आर और माइनस आर डैश वेक्टर, ये कैलकुलेट कर रखा है, ये आपने यहाँ पर ये देखो ये कैलकुलेट कर रखा है। तो ये वैल्यू आप क्या करो, प्लेस्ड कर दो इसकी जगह पर। तो आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर का होल मॉड 3 आ जाएगा। देखो मॉड क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इंटू वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश आ जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर आर डैश आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। और वेक्टर फॉर्म में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया है आपको क्या होता है, आप इससे पहले की प्रीवियस लेक्चर आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का देखेंगे तो वहाँ पर पता चल जाएगा कि हमने इसको बताया है कि 1/4πε0 वेक्टर फॉर्म में होता है, क्यू अपान आर क्यूब और वेक्टर आर होता है। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में फार्मूला होता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये फार्मूला तो हमने ये पढ़ा था क्यू अपान आर स्क्वायर, भाई ये मैग्नीट्यूड है, ये जब इस पर वेक्टर ना लगा हो तब के लिए है। जैसे ही आप इस पर वेक्टर लगा देते हो तो ये आर क्यूब हो जाता है और साइड में वेक्टर आर आ जाता है। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला ऑफ लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये 3 तरीके का होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके का होता है। अब नंबर 1 हम लोग लेके चल रहे हैं जिसका नाम है ड्यू टू द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ड्यू टू लाइन चार्ज है। कैसा है, लाइन चार्ज है। तो अगर लाइन चार्ज है तो लाइन चार्ज के लिए अगर सपोज कर लेते हैं कि अपने पास कोई एक ऐसे जो यहाँ पर ट्रेडिशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम था जो एक्स और वाई एक्सिस पर हमने माना था, वो कैसा है, वो एक लाइन है। वो क्या है, एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसकी ये पोजीशन क्या हो जाएगी, आर डैश हो जाएगी।
वेक्टर की। और जो पी पॉइंट है, या पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर इसका जो छोटा सा एलिमेंट हम मान कर चल रहे हैं, छोटा सा एलिमेंट जो मान कर चल रहे हैं, और जिसकी लेंथ हम dl मान रहे हैं, जिसकी लेंथ क्या मान रहे हैं, dl, और इसकी पोजीशन वेक्टर r मान रहे हैं, और जो डिस्टेंस कितना हमने कैलकुलेट किया था, वेक्टर r माइनस आर डैश कैलकुलेट किया था। और अब सवाल ये उठता है कि r क्या है, तो r यही वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, तो ये ऐसे इसका वेक्टर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर हम मानकर चलते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा लीनियर है, ऑब्जेक्ट कैसा है, जिस पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है वो ऑब्जेक्ट कैसा है, लीनियर है, तो अगर लीनियर है तो इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक है। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये लैम्डा होता किसके बराबर है, ये लैम्डा होता है dq/dl के इक्वल होता है ये लैम्डा। यानी कि dq की वैल्यू आपको हमको कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा dq = लैम्डा dl हो जाएगा। अब इस फार्मूले में जो हमारे पास E है 1/4πε0 और dq है, dq की जगह पर हम लैम्डा dl रख सकते हैं, और वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश का होल क्यूब और r माइनस r डैश वेक्टर, और ये हम लिख सकते हैं। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो उस कंडीशन में आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अपने पास, जिसको हम नाम 2 दे रहे हैं, और उसका नाम है ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम है उसका, ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो अब हमको अपने ट्रेडिशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेना है x और y है, वो हमको सरफेस लेना है, कोई लाइन नहीं लेनी है। तो हमने एक सरफेस ले लिया जिसमें लेंथ है, ब्रेथ है, लेकिन हाइट नहीं है। तो हम ये मान कर चलते हैं कि इस पर जो इसका जो सरफेस है वो ds है, और इस पर जो चार्ज है वो कितना है, dq है। चार्ज कितना मान रहे हैं हम, dq चार्ज मान रहे हैं, और ds सरफेस मान रहे हैं। और इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम मान कर चल रहे हैं कि r डैश इतना है, और जिस पॉइंट p पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो हमें r माना है। और ये इसकी जो पोजीशन हमने मानी है वो पोजीशन सपोज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से है, और जो कितना है, वेक्टर r है, और ये हमको पता है कि वेक्टर r माइनस r डैश है, ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर सरफेस चार्ज हमने दे रखा है ds, ये और ds किसका पार्ट है, एक बहुत बड़ा कोई सरफेस होगा, बहुत बड़ा कोई सरफेस होगा, हमने उसको छोटे छोटे इतने एलिमेंट में डिवाइड किया जब तक कि हर एक एलिमेंट का सरफेस इक्वल नहीं हो गया, और इक्वल होने के साथ साथ हर एक एलिमेंट का चार्ज dq नहीं हो गया। इतने छोटे पार्टों में हम इस ds सरफेस में इसको डिवाइड कर दिए, टोटल s सरफेस वाले एरिया, s सरफेस एरिया वाले कह सकते हैं कि सीट को, कि ds में तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हर एक एलिमेंट का चार्ज कितना ना हो गया, dq नहीं हो गया। और याद रखना कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमने टर्म डिफाइंड कर रखा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो टर्म हमने डिफाइन कर रखा है उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। और उस वर्ड को हम लोग रो से लिखते हैं, किससे, सिग्मा से लिख रहे हो, सिग्मा से लिख देते हैं, सिग्मा से लिखते हैं। तो ये जो सिग्मा होता है ये होता है dq/ds होता है, कितना होता है, dq/ds होता है। अब dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा ds हो जाएगा। अब अभी जो आपने फार्मूला ड्राइव किया था, ये फार्मूला, इसमें dq की जगह पर अब आपको क्या लेना है, dq की जगह पर यानी कि E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड = 1/4πε0 और कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन सिग्मा ds और r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर, और इसका पावर 3 हो जाएगा,
पावर मॉड लगा के कर लो, मॉड लगा के 3 और वेक्टर r माइनस आर डैश और ये ब्रेकट कर लो आप, इसको ये कर लो आप। तो फार्मूला कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया है। इसी तरीके से हमने 2 डिफाइंड किया, तीसरा हम डिफाइंड कर लेते हैं। थर्ड हमने जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो सरफेस चार्ज जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइंड किया है उसको बोलते हैं ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो याद रखना कि अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है हमारे ट्रेडिशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो किसी सिस्टम का तो एलिमेंट है, लेकिन उस सिस्टम के एलिमेंट का वो वॉल्यूम चार्ज एलिमेंट है। क्या है वो? वॉल्यूम चार्ज एलिमेंट है। मान लो ये हमारे पास कोई एक बड़ा सा हैवी सा क्यूब या क्यूबॉइड, ये एक बड़ा सा एलिमेंट है, ये बड़ा एलिमेंट है, और इस एलिमेंट का हमने तब तक छोटे छोटे पार्टों में डिवीज़न स्टार्ट किया, तब तक छोटे छोटे पार्टों में डिवीज़न स्टार्ट किया ऐसे क्यूब या क्यूबॉइड में, जब तक कि हर एक एलिमेंट का पर चार्ज सेम नहीं हो गया, जब तक सेम नहीं हो गया। तो इसी में से जो ये सिस्टम हमारा है जिसका टोटल वॉल्यूम v है, और इतने छोटे छोटे वॉल्यूम में हमने डिवाइड किया कि एक छोटा सा वॉल्यूम जिसका वॉल्यूम एलिमेंट है जिसका वॉल्यूम dv है, अगर मैं उसको लूँ यहाँ पर, एक छोटा सा वॉल्यूम हमने लिया यहाँ पर जो dv है, जिसका वॉल्यूम कितना है? dv है, इसका वॉल्यूम dv है और इस पर चार्ज कितना है? dq है। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो r डैश यहाँ है, और जो p पॉइंट है यहाँ से, जो इसका p पॉइंट है जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम कैलकुलेट करना है, वो मैं r मान कर चल रहा हूँ। और इसकी जो पोजीशन वेक्टर है r डैश की, ये कुछ इस तरीके से ऐसे बनता है, ये r है। तो ये r डैश जो होगा वो किसके बराबर होगा? ये वेक्टर r माइनस आर डैश के, ये r वेक्टर r इज इक्वल टू r वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप डिफाइंड करते हैं, तो यहाँ पर आप क्या डिफाइंड करेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप क्या डिफाइन करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? रो से। और रो इक्वल टू क्या होगा फिर? रो इक्वल टू क्या होगा फिर? रो इक्वल टू होगा डी क्यू अपॉन डी वी होगा। और फिर यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा? रो डी वी मिलेगा। क्या मिलेगा? रो डी वी मिलेगा। अब आपने जो फार्मूला लिया है टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस सिस्टम, पूरा सिस्टम की वजह से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इस पूरे एलिमेंट की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो डी क्यू ही रहने वाला है। पूरे सिस्टम की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? डी क्यू की जगह पर आप रखो रो डी वी, और आप यहाँ रखोगे वेक्टर आर माइनस आर डैश वेक्टर, और इसका मॉड का होल क्यूब वेक्टर आर माइनस आर डैश वेक्टर, और ये ऐसे रहने वाला है। तो यहाँ पर कुछ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए जब आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करोगे तो ये फार्मूला आ जाएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन जब कभी भी आप जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैलकुलेट करो, कोई भी जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तब क्या फार्मूला होगा? तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा? जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर इसके लिए देखना है, जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखना है, तो आप ऐसा मान सकते हो कि जो अपना सिस्टम है, उस सिस्टम में जो अपना सिस्टम है, उस सिस्टम में एल लेंथ की हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी है, और एस सरफेस एरिया का सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी है, और वी वॉल्यूम का वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी है, और सेवरल यानी कि nth पॉइंट चार्जेज भी हैं, n पॉइंट चार्जेज भी हैं, Q1, Q2, Q3, ऐसे बहुत सारे। यानी कि मैं जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा हूँ जिसमें एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है जिसका लेंथ L हो सकता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसका सरफेस S हो सकता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसका टोटल वॉल्यूम V हो सकता है। तो ऐसे और सब का जो पोजीशन वेक्टर है
वो सेम अगर रहता है, मान लो आर ही पर हम देख रहे हैं, तो इनका जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो जनरल एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से होता है, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0। और अब ब्रेकेट स्टार्ट कर लो आप, और इंटीग्रेशन एल लेंथ के लिए क्या हो जाता है, लैम्डा डी एल, और कितना हो जाता है, आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर का पावर 3 और वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश, और ये हो जाता है प्लस इंटीग्रेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी, और फिर यहाँ सिग्मा डी एस हो जाता है, और वेक्टर आर माइनस आर डैश वेक्टर और मॉड ऑफ होल पावर 3 और वेक्टर आर माइनस आर डैश, और यहाँ से हो जाएगा। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर वॉल्यूम देखोगे तो रो डी वी हो जाएगा, और वेक्टर आर और माइनस आर डैश वेक्टर और मॉड ऑफ पावर 3 और वेक्टर आर माइनस आर डैश, और कुछ इस तरीके से यहाँ हो जाएगा। और आपने कहा कि वॉल्यूम होने के साथ साथ एन पॉइंट चार्जेस भी हैं, एन पॉइंट चार्जेस भी हैं जो Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो इसके लिए हो जाएगा आई की वैल्यू 1 से शुरू करो n तक चले जाओ, आई की वैल्यू 1 से शुरू करके n तक चले जाओ, और यहाँ पर जो चार्जेज होगा तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, Qi ले सकते हो, और यूनिट वेक्टर आर माइनस यूनिट वेक्टर नहीं, वेक्टर आर माइनस आर डैश होल पावर 3 और आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर, और ये आप कर सकते हो, और ब्रेकेट क्लोज कर दो। तो ये कुछ इस तरीके से फार्मूला आप जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगा सकते हैं। थोड़ा सा टफ और लेंदी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं हो पाएगा। आपको ऊपर के जितने भी लेक्चर हमने करवाए, इस लेक्चर में करवाए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारा फार्मूला यहाँ पर एज इट इज पुट कर देना है। बस आपको एक एडिशनल n पॉइंट ऑफ चार्जेस वाला ये ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस हम लोग इतनी ही बातें करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जो है फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।